नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे संगम काल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को तमिलकम प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल और पांड्य राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। क्लियर, संगम काल की बात हो रही है। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरई थी। इसके अतिरिक्त चोलों की राजधानी उदयपुर एवं चेरों की राजधानी वांजी थी। मेगस्थनीज के विवरण, अशोक के अभिलेख तथा कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इन तीनों राज्यों का वर्णन मिलता है, परंतु इनके विषय में विस्तृत जानकारी संगम साहित्य से ही मिलती है। संगम शब्द का अर्थ क्या है? संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान। इस प्रकार संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों का एक परिषद थी। ठीक है, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। समानतः इस साहित्य का विकास काल 100 से 250 ईस्वी तक माना जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों और लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना चाहते थे। परिषद अथवा संगम की संस्तुति के उपरांत ही वह रचना प्रकाशित हो पाती थी। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार के लगभग 3 परिषदों संगमों का आयोजन पांड्य शासक के संरक्षण में किया गया। प्रथम संगम आयोजन जो हुआ था मदुरा में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि या आचार्य अंगत्यनार थे। इसमें रचित प्रमुख ग्रंथ हैं अक्तियम, परिपदल एवं मधुनरय आदि, परंतु इस संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम क्या था? सम्मेलन, संघ, आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह जो संगम का मतलब है मिलन कर सकते हैं। ठीक है, समागम कर सकते हैं। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया। इस संगम के भी अध्यक्ष आरंभ में अगस्त्य ऋषि ही थे, बाद में उनका स्थान उनके शिष्य तोलकापियर ने लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द्वितीय संगम के दौरान जिन ग्रंथों की रचना हुई उनमें से एकमात्र ग्रंथ तोलकापियम ही उपलब्ध है। तोलकापियम की रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियम ने की थी। तोलकापियम तमिल व्याकरण की प्रसिद्ध रचना है। क्लियर, अच्छा अब हम देखेंगे जैसे बौद्ध संगीति आप लोग देख रहे थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ, द्वितीय में क्या हुआ, वैसे संगम था तो यह एक समझिए एक संगीति होती थी। तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा में किया गया। इस संगम के अध्यक्ष नकीरर थे। ठीक है, या नकीरन कर सकते हैं। तृतीय संगम में शामिल विद्वानों में उल्लेखनीय थे इरैयनार, कपिलर, परवर, सितलय, सतनार और पांड्य शासक उग्र। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तृतीय संगम की रचनाओं में प्रमुख है नेंडुथोकय। यह सब तमिल शब्द हैं, इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही है, यह हिंदी के शब्द नहीं है। कुरुंथोके, पादिलु, पत्तु, परिपादल आदि। इस संगम के भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे, तथापि जो संगम साहित्य अभी उपलब्ध है वह इसी संगम की रचना मानी जाती है। उपयुक्त तीनों संगमों का उल्लेख 8वीं शताब्दी के ग्रंथ इरैयनार अग्गपोरुल में हुआ है, किंतु इस ग्रंथ में दिए गए विवरण में ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक कल्पना का सहारा लिया गया है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। तोलकापियम की बात करें, इसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकापियर के द्वारा की, ठीक है, गई। अब बात करें यहाँ पर सुल शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। कुराल की बात करें, तिरुमल्लमीर द्वारा रचित इस ग्रंथ को तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है। तमिल भाषा का बाइबल अगर पूछे तो किसको कहा जाता है? कुराल। इस ग्रंथ को कुरल या मुप्पाल के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्लियर, तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है आपका?
कुराल या इसी को कुरल बोलते हैं या मुप्पाल भी बोलते हैं। संगमकालीन ग्रंथों में शिल्पाधिकारम, ठीक है, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति तथा कुंडल केसी महाकाव्य है। इन पांचों में प्रथम तीन ही उपलब्ध हैं। चलिए शिल्पाधिकारम की बात करें। यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक सेन गुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने लगभग ईसा की दूसरी तीसरी सदी में की। इस महाकाव्य की संपूर्ण कथा नूपुर के चारों ओर घूमती है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोलन और कंगड़ी थी। यह महाकाव्य पुहार कांडम, मदुरै का कांडम, अब देखिएगा वज्र कांडम में विभाजित है और जिनमें क्या है, चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन है। यह काव्य मूलतः वर्णनात्मक है। इसे तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। मणिमेखलय की बात करें, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उच्चारण नहीं हो पा रहा है सही से। बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले इस महाकाव्य की रचना मदुरा के एक व्यापारी शितलय सतनार ने की। मणिमेखलय की रचना शिल्पाधिकारम के बाद की गई। ऐसी मान्यता है कि जहाँ शिल्पाधिकारम की कहानी खत्म होती है वहीं से मणिमेखलय की कहानी प्रारंभ होती है। शितलय सतनार कृत इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलय शिल्पाधिकारम के नायक कोलन की दूसरी पत्नी वेश्या माधवी की पुत्री थी। चलिए आगे देखें। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जैन मुनि एवं महाकवि तिरक्त देवर की अमर कृति है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में लगभग क्या है 3145 पद हैं। इस महाकाव्य में कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। इस काव्य का नायक जीवक 8 विवाह करता है। जीवक चिंतामणि में 8 विवाह का वर्णन किया गया, इसलिए इसे मणनूल यानी विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात राजनैतिक इतिहास। संगम साहित्य में तत्कालीन 3 राजवंशों चेर, चोल एवं पांड्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे चेर राजवंश के ऊपर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।